ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल जीत के गणित में जुटे हैं। जोड़तोड़ सहित सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के साथ साथ अपने विरोधियों के खिलाफ भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 50 प्रत्याशियों को अगर हराएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 500 रुपए से भी कम कर देंगे। कांग्रेस का नारा है, बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस के दाम नहीं होने देंगे 500 के पार। आप भी देखिए वन टीवी पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की खास बातचीत। आज की खास बातचीत में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं राजनीति के चाणक्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हरीश रावत जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। सर चुनावी सफर की हम बात कर रहे हैं, तो चुनावी सफर में आपके सफर के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके चुनावी सफर, राजनीति सफर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत ही कम उम्र में अपने राजनीति सफर की शुरुआत की थी। ग्राम सभा से स्टार्टिंग करते हुए आप ब्लॉक स्तर पर आए, फिर उसके बाद आपने अल्मोड़ा से 1980 में लोकसभा सांसद बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने और फिर से चुनावी मैदान में हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने राजनीति सफर के बारे में? ये भगवान का आशीर्वाद, हमारे इस देवता का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन का समर्थन है, उनका आशीर्वाद है कि इतने लंबे समय तक मैं राजनीति में खड़ा हूं और अब भी जनता की सेवा में जो है, बल्कि नॉट आउट बैट्समैन हूं। नॉट आउट बैट्समैन हूं। 18 साल की उम्र में मैं थोड़ा सा राजनीति का अवाकोखो मैंने प्रारंभ किया था। उस समय में एक सिंपल जो है, जो थोड़ा सा कांग्रेस के विचारों से, थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों से, और 19 से 20वां वर्ष लगने से पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में NSY में सम्मिलित हो गया। और इंदिरा जी का उस समय बड़ा भारी रुतबा था। देश में लोग बिल्कुल उनके लिए उन्मादी स्तर तक थे, तो युवाओं में उनका बड़ा क्रेज था। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने उनको संबोधन के लिए आमंत्रित किया और वो आई और सबका दिल जीत करके चली गई। और हम लोगों ने उसी दिन, हमारे साथियों ने NSY के साथ अपना संबंध जोड़ लिया और तब से निरंतर कांग्रेस की, इसीलिए मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं लोगों से कि मैं तो कांग्रेस की बालिका वध हूं। बिल्कुल हरीश रावत जी, तो अगर हम बात करें, एक तरफ आपने राजनीति सफर की जो बताया, काफी दिलचस्प आपका राजनीति सफर ये रहा। आजकल के हम युवाओं की बात करें अगर, तो काफी नेता ऐसे हैं जो यूथ एज में ही आगे आ रहे हैं, लेकिन आपकी हम बात करें तो आप तो पहले से ही कम उम्र में चुनावी मैदान में बड़े से बड़े शतरंज खेलते हुए दिखाई देते हैं। आपको सर बात करें, क्योंकि जिस उम्र में आपने राजनीति में कदम रखा, उस उम्र के बच्चे और खासकर उस जमाने की बात करें तो पढ़ाई में आ जाते हैं या फिर यूं कहते हैं कि किसी और करियर चुनेंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये राजनीति का सफर और इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स ही क्यों चुना था? हाँ, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। जो मेरी घर की हालात थी उसमें मुझे सरकारी नौकरी में जाना चाहिए था। और सच पूछे तो जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो उस समय बड़ी बाढ़ आ गई। मैं LLB का छात्र था, बाढ़ आ गई तो घर आया। तो घर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं पढ़ने नहीं जा सकता। घर के हालात सब देख करके मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ काम ढूंढना चाहिए। तो काम ढूंढते ढूंढते मैं श्रमदान के काम में लग गया। एक स्कूल था हमारा जहां मैंने भी पढ़ा था, तो उसको इंटर कॉलेज बनाने के काम पर लग गए, श्रमदान के जरिए और उसके जरिए बनाया। फिर मुझे उस स्कूल का सचिव बना दिया, तो और जिम्मेदारी आ गई। फिर मान्यता के सवाल को, उसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेरे कनेक्ट का मुझे बड़ा फायदा मिला, तो मैं मान्यता और दूसरे सवालों को हल कर पाया। तो वो होते होते ऐसे ही ब्लॉक के चुनाव आ गए, ब्लॉक प्रमुख के। गया तो था मैं अपने गांव के प्रधान के लिए, प्रधानी का कागज वो लेने के लिए, नॉमिनेशन। तो उन्होंने कहा तुमको प्रधान बनना पड़ेगा, मेरे साथ
और तब मैं लेता हूँ। उस समय प्रधान के लिए इतनी मारामारी नहीं थी जैसे आज है, लोगों को प्रॉम्प्ट करना पड़ता था, आप लड़िए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरा साथ देने की बात करता तब मैं बनता हूँ, नहीं तो मैं काहे के लिए बनूँ यार, मैं कागज पत्र को जानता नहीं। और तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे लिए मेंबरी का फॉर्म लिया गया, उनके लिए लिया गया। किसी ने यूं ही मजाक में कह दिया कि ओ भाई क्या ब्लॉक प्रमुख बनोगे? तो मैंने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा ब्लॉक प्रमुख ये है। तो मैंने कहा क्या लेना पड़ेगा? उन्होंने कहा फॉर्म लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा दे दीजिए एक फॉर्म जी। है? तो मुझे एक फॉर्म, पैसा वैसा दिया और नाम खोजा तो इत्तेफाक से जहां पर उम्र लिखी थी मेरी 22 साल, भाई नहीं 23 साल लिखी थी, 23 साल शायद थी उस समय। तो 2 के ऊपर भी कीड़ा लग गया, वो दिखाई नहीं, वो छेद हो गया और आगे भी एक छेद जैसा हो गया और उसमें ऐसा लगा जैसे ये शून्य बना रहा है। तो उम्र 30, मैंने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है। मैंने कहा मेरी उम्र कितनी उम्र चाहिए? तो उन्होंने कहा 30 साल चाहिए। मैंने कहा देखो तो ये 30 तो है। तो उन्होंने मजाक में मुझे फॉर्म दे दिया ब्लॉक प्रमुख का। अरे दे दो कहा। 2 लोग थे जो बाद में मेरे कंपटीटर भी बने, जिनको हरा करके मैं ब्लॉक प्रमुख बना। उन्होंने कहा नहीं, नौजवान का हौसला तोड़ो मत, दे दो इनको फॉर्म, दे दो। तो फॉर्म दे दिया गया। तो फिर मैं ब्लॉक वोट मांगने निकल पड़ा, लोगों ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बना दिया जी। अब ब्लॉक प्रमुख बन गया तो बाजार तो रमखा हो गया। फिर मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बन गया था। तो धीरे धीरे शुरुआत हो गई। फिर एमएलए का एक बार टिकट मिला, फिर पार्टी ने कहा नहीं तुम नहीं लड़ोगे। तो मैंने कहा जो लड़ रहे थे उनको लड़ाया। तो 3 साल बाद पार्टी ने कहा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लो। तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ गया, कांग्रेस ने ही बनाया, तो गांधी नेहरू परिवार ने ही बनाया। संजय जी के साथ हमारा आंदोलन के दिनों का बड़ा जुड़ाव रहा। कांग्रेस की वापसी के दिनों में उनके सिपाही के तौर पर जगह जगह रहे, तो थोड़ा सा इंदिरा जी भी पहचानने लगी थी चेहरे को और नाम को भी जानने लगी थी। रावत जानती थी, उस समय हरीश भूल गई थी, बाद में तो हरीश हो गया मैं। उस समय वो रावत कहती थी। तो वो हमारे अल्मोड़ा में आई, उन्होंने देखा कि ये सारी मीटिंग तो ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो उन्होंने मुझसे जाते जाते कहा तुमको पार्लियामेंट लड़ाऊंगी, मेरी माँ से कहा। जब वो हमारे गांव के पास से गुजरी, रात का 1 बजा हुआ था, महिलाएं सब, उस समय तो इंदिरा जी के लिए बड़ा क्रेज था और बड़ी ठंड थी, कड़ाके की ठंड थी। मैं इंदिरा जी के लिए चाय लेकर के बना करके लाया, एक खोमचे से खुला था, वहां से चाय लेके आया, चाय पिलाई उनको। तो मैंने उनसे कहा मेरी माँ आपके दर्शन करना चाहती है। मेरी माँ मिली उनसे, तो पाओ इंदिरा जी हिंदी में बात करती थी, कैसी हो क्या है, और मेरी माँ जो है हमारी लोकल डायलेक्ट में बात करती थी। लेकिन एक बात कॉमन थी, मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। तो इंदिरा जी ने कहा जो है बेटा तो उन्होंने कहा ये है मेरा बेटा, माँ ने कहा है? तो बोले हाँ ये हरीश तुम्हारा बेटा है, तो बिल्कुल ख्याल रखूंगी मैं। और ख्याल रखा, लोकसभा का टिकट दे दिया, लोकसभा का सांसद हो गया, इंदिरा जी के नाम से बने। तो इसलिए आज भी कभी भी कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे सपनों में वो दृश्य आता है। हमारे लिए तो दोनों माँ हैं। बिल्कुल। आपका राजनीति सफर तो वाकई में काफी दिलचस्प रहा और आपने एक यंग एज से ही अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग कर दी। अब ऐसे में आपके विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि रावत जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब ऐसे में उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो काफी यंग एज से अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग करी और आज भी कमान जो है आपके हाथों में है। ऐसे में क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए, जिस दिन हम महसूस करेंगे कि हम अब राज्य के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है, और उस दिन निश्चित तौर पर रिटायरमेंट लेंगे, वानप्रस्थ ले लेंगे। या जिस दिन हम समझेंगे हमारी पार्टी के सामने अब कोई चुनौतियां नहीं है, नेतृत्व तो सक्षम पीछे सब खड़ा है और टेक ओवर कर लेंगे, तो उस दिन ले लेंगे। अभी अब ये स्थिति जिस समय पार्टी के पास चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि किस तरीके से राज्यों को जीते, तो ये समय मेरे लिए रिटायरमेंट के विषय में सोचने का नहीं है। बल्कि एक आध बार मैंने कहा कि भाई
केदारनाथ याद आते हैं, वानप्रस्थ लेना चाहिए, चलते चलते वानप्रस्थ ले लो तो और अच्छा है। ये मन में भाव आया, मैंने किसी से व्यक्त कर दिया, तो बाद में मुझे लगा नहीं ये गलत कर दिया मैंने, क्योंकि चुनौती से भागना दैन्यम न पलायनम, महाभारत में कृष्ण ने कहा है अर्जुन से दैन्यम न पलायनम। तो मेरे कान पर भी कोई कहता है दैन्यम न पलायनम, जिस समय तक कांग्रेस जीत करके सत्ता में वापस नहीं आ जाती है उस समय तक लड़ना है। जी, लेकिन अपोजिशन के इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं कि अब उत्तराखंड को सीएम के तौर पे एक यंग और एक यूथ चेहरा चाहिए? हाँ, यूथ हमारे पास बहुत यूथ है, बहुत अच्छे यूथ है, बड़े परिपक्व यूथ हैं, समझ रखने वाले हैं, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले हैं, उनके पास नीति और कार्यक्रम है। और यदि किसी के पास नीति, कार्यक्रम, सूझबूझ है, परिपक्वता है, निर्णय लेने की क्षमता है, साहस है, तो वेलकम। एज इज नॉट ए बार, बल्कि यूथ होना एक गुण भी है, मगर केवल यूथ के लिए यूथ नहीं। अब भाजपा के लोगों की तरीके से नहीं है, दो मुख्यमंत्री बुरी तरीके से फेल हो गए, डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पाया कहीं पर, तो लोगों का सवालों से ध्यान हटाने के लिए आप एक व्यक्ति को ले आए, कहा युवा ले आए, युवा ले आए, और एक आध दो नारे उछाल दिए हवा में, तो उससे थोड़ी वो युवा नहीं है। और यदि युवा तो वो है, यदि ऐसी काबिल व्यक्ति थे जिनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हो और नारा दे रहे हो युवा का, तो तुमने 5 साल कहाँ छुपा करके रखा था? 4.5 साल आपने उनको मंत्री बनने के लायक नहीं समझा, राज्य मंत्री के लायक भी नहीं समझा, और अचानक आपको लगा नहीं अब चुनावी नारा गढ़ना है तो युवा खड़ा कर दो। तो लोग समझते हैं इस खेल को, तो लोग जानते हैं कि हमको इस समय जब राज्य के सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिनमें आर्थिक स्थिति की भी चुनौती है, विकास में जो ठहराव आ गया है उसकी चुनौती है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, विकास ठप पड़ा हुआ है, तो ऐसे में एक अनुभवी परिपक्व मुख्यमंत्री चाहिए। घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो आपने तमाम वादे जो हैं जो किए हुए हैं घोषणा पत्र में, ऐसे में गैस सिलेंडर की भी आपने बात की है कि 500 रुपए से 500 रुपए में वो गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है या फिर बात करें बाकी पार्टियों की, तो सवाल उठ रहा है कि इतना सस्ता सिलेंडर कैसे कांग्रेस पार्टी मुहैया करवाएगी? आप खुश हैं ना? बिल्कुल। तो आप खुश हैं तो देश की 50% आबादी के लिए एक रास्ता निकल रहा है, और ये गैस सिलेंडर न केवल कांग्रेस को सत्ता में लाएगा बल्कि दिल्ली में भी सत्ता में लाएगा। लेकिन और ये जो इस समय गैस के दाम, बढ़े हुए दाम आपकी सबकी पॉकेट से और उससे निकल रहे हैं और अंबानी जी के पॉकेट में जा रहे हैं, ये रुकेंगे। हिमाचल ने 4 भाजपाइयों को चुनाव में हराया तो 10 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया ना। और उत्तराखंड वाले यदि 50 भाजपाइयों को विधानसभा के चुनाव में हरा देते हैं तो आप देखिएगा घबराए हुए प्रधानमंत्री जी गैस के दाम कम करेंगे, फौरन फटाफट कम करेंगे। और हमने महंगाई की स्थिति को देख करके, उपभोक्ता राज्य हैं हम, और यहाँ लोगों के ऊपर अपनी रसोई चलाने का बहुत बड़ा बर्डन हो गया है, इसलिए हमने एक ऐसे सॉल्यूशन के रूप में जिससे महंगाई से थोड़ी निजात मिल सके और विशेष तौर पर महिलाओं को मिल सके, हमने ये कहा बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, और हम सब्सिडी देंगे महिला के खाते में डालेंगे। यानी कि आप ये मानते हैं कि अगर बीजेपी हारेगी तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम भी घटते चले जाएंगे, और चीजों के भी, जो खाने का तेल है उसके दाम भी बढ़ेंगे। वो अडानी को हाथ जोड़ देंगे, भैया तुझे बड़ा मालामाल कर दिया। नहीं तो ये बताइए, 48 पहले 58 रुपये का कांग्रेस के समय में सरसों का तेल था, और बहुत चला जाता, 70 चला जाता, 80 चला जाता, 200 रुपये में मिला है गैस सरसों का तेल, 200 रुपया। तो अब ये कहाँ जा रहा है ये पैसा? जो 58 रुपये का था वो 200 रुपये का हुआ, तो 142 रुपया आपकी जेबों से निकल रहा है और जा रहा है अडानी जी के जेब में। तो मोदी जी कहेंगे भैया तेरी मैंने बड़ी मदद कर दी, अब बस हो गया, ये तो नहीं तो मजे चलता कर देंगे लोग। अब दाल के दाम कहाँ बढ़ गए, जूते
और कपड़ों के दाम बढ़ने जा रहे हैं। मतलब कोई चीज जो सामान्य उपभोक्ता के काम की है, उन सब चीजें महंगी हो रही हैं। तो ये बैड इकोनॉमिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, जो गरीब को और गरीब बना रही है और अमीरों की जेब को बड़ी कर रही है। 102 अरबपति थे, मोदी जी के राज्य में 155 पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर केवल 14 करोड़ गरीब रह गए थे। धन्य हो भाजपा तेरी सरकार को, अब देश के अंदर गरीबों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। धकेल दिए, जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए थे वो धकेल दिए इन्होंने गरीबी की रेखा के अंदर, क्योंकि इन्होंने गलत आर्थिक नीतियों के कारण गरीब को गरीब बना दिया है और अमीर केवल अमीर हुआ है। घोषणा पत्र की बात करें तो उसकी ओपनिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की थी, लेकिन वहीं अब सवाल जो है वो बीजेपी ये उठा रही है कि 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं और कई वादे कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस शासित जो प्रदेश है क्या उनमें ये सब कर पा रहे हैं? हम वहां इससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। धान की खरीद देश के अंदर कहीं 2500 रुपए क्विंटल है, क्योंकि वो धान उत्पादक राज्य है, तो उन्होंने अपने, और कृषि प्रधान राज्य है, मेजोरिटी 90-80% से ऊपर लोग वहां कृषि पर निर्भर हैं, तो उनको सक्षम बनाने के लिए उन्होंने धान की खरीद 2500 रुपया की है। तो वो मदद देने के तरीके में अंतर है। हम उपभोक्ता राज्य, हमने गैस के सिलेंडर भी किया है। हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, तो हमने बेरोजगारी दूर करने का लक्ष्य रखा है। हमारे वहाँ गरीबी की रेखा से नीचे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बुनियादी सुविधाएं नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए हमने कहा बनाओ कांग्रेस की सरकार 5 लाख लोगों को हर साल देंगे 40,000। लेकिन भाजपा फिर क्यों इसे जुमलेबाजी बता रही है? क्या इतने तमाम वादे कर दिए? एक तरफ यूपी में कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तराखंड में 3 महिलाओं को ही टिकट दिए हैं। नहीं, 6 महिलाओं को टिकट दिए हैं। और देखिए, प्रयास किया गया, सबसे बड़ी बात यह है एक जागरूकता आई है, और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये एक सोच में परिवर्तन लाने वाली, एक आत्मस्वाभिमान जगाने वाला नारा है। तो उस नारे का मजाक केवल चुनाव के टिकटों तक नहीं सीमित होना चाहिए। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि वो नारा सिर्फ टिकट तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो नारा बल्कि हर महिला के अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करता है। भाजपा इसे गलत तरीके से देख रही है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी ठीक कह रहा था, आप भी ठीक समझिए, और जो आपके दर्शकगण हैं वो भी ठीक समझेंगे इसको। बिल्कुल। अब एक चलते चलते मैं आपसे थोड़े और सवाल करना चाहूंगी। टिहरी से आप किसको सीट देने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ से बातें चल रही हैं कि किशोर उपाध्याय जी को ये सीट मिलेगी, बीजेपी ने भी अभी अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा है, वो भी वेट कर रहे हैं। आखिर आप भी इस पे विराम लगाइए कि सच्चाई कितनी है? पार्टी ने तो निर्णय कर रखा है, लेकिन ये बात क्यों उठ रही है, ये बड़ी दुखद है, दुर्भाग्यजनक है, और मैं समझता हूं इसका समाधान हो जाएगा जी। इसका समाधान हो जाएगा। अब किशोर जी खुद ही नेतृत्व में हैं, तो उनको भी नेतृत्व से बात करनी चाहिए। चलते चलते रावत जी, दर्शकों को और उत्तराखंड की जनता से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि चुनाव की इस बेला में डट करके मतदान करिए, उत्साहपूर्वक मतदान करिए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम आपको एक बेहतर और अच्छी सरकार देंगे, एक स्वच्छ सरकार देंगे, स्वस्थ सरकार देंगे, एक विकासपरक सरकार देंगे, रोजगार मूलक सरकार देंगे, जो जनता के सरोकारों को समझ करके जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे, ऐसी सरकार देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत।